नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। संसद से लेकर सड़क तक सब तरफ चर्चा हो रही है और दिल्ली में खास करके आंध्र प्रदेश की राजनीति पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। क्यों ये भूचाल आया है? ऐसा वो कौन शख्स है जिसकी एक बयान के बाद अचानक आंध्र प्रदेश की राजनीति में टर्बुलेंस बढ़ गया और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और अब जो जनता के बीच जनसेना लेकर जाने वाले हैं और इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, वो पवन कल्याण जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार पवन जी। पवन कल्याण साहब, इस समय आप चर्चाओं में इस समय पूरे दिल्ली से लेके और हैदराबाद तक आप पूरे देश में चर्चाओं में बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप अचानक बहुत गुस्से में सामने आए, बहुत फायरिंग नेचर में सामने आए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ। 4 साल तक आप नहीं बोले, फिर अचानक ये गुस्सा, अचानक ये बात, ऐसा क्या हो गया कि आप जो है एकदम तेलुगुदेशम को सपोर्ट किया मैंने एक 2014 चुनाव में। मैं कई बार बोल चुका है, बोल दिया मुख्यमंत्री जी को भी क्या क्या हो रहा है, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू understand the issues and maybe they're not serious enough to cut down the corruption. That's the problem. आपने जो फाउंडेशन डे था आपका पार्टी का, उस दिन जो आपकी स्पीच हुई उसमें आपने चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं लोकेश, मंत्री भी हैं आंध्र प्रदेश सरकार में, उन पर करप्शन का चार्ज लगाया। ये करप्शन का चार्ज नहीं, वो चल रहा है दो तीन साल से। पहली बार सुनने के बाद मे बी इट कुड बी अपोजिशन पार्टी कुछ बोल रहा, लाइक सम काइंड ऑफ एलिगेशन। क्या हो रहा है अभी? बहुत फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज सम काइंड ऑफ राइट फ्रॉम डीएसपी टू a DSP post. Everything is controlled by the within their close circle, which is not good for the state. And every bureaucrat and every official is very unhappy. थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करने की जरूरत है। किस तरह के करप्शन आपने देखे और आपको लगता है? See, पहले let us take पोलावरम प्रोजेक्ट। ये पोलावरम प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट है। So क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंस्ट्रक्ट इट, गिव टू पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश जनता को देना है। I was reading the minutes between the government of state secretary and the central secretary regarding the Polavaram project, and they've been asking, the central secretary was asking the state government secretary, like I said, rehabilitation funds. You said you don't have funds, so how are you going to manage it? Now somehow we'll manage, that is the answer, and you'll get all the minutes in the Polavaram Authority Board. The discussions happen between the minutes which happen between, it is quite recorded. So they don't have a clarity. So that gives things will make मिसमैनेजमेंट होना और डाउट्स होना ये अलग चीज़ है। करप्शन, अगर आप बात कर रहे हैं करप्शन की, तो फिर करप्शन कहाँ है ये बताना होगा कि इस जगह देखिए करप्शन हुआ। आपने लोकेश का सीधे नाम लिया, तो फिर आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। क्या आपके पास कोई इस तरह के कोई सबूत हैं जो आप जनता के सामने रख सकें? अगर सच्चाई है तो वो सामने आनी चाहिए। Do you think all the corruption in India will be handed over in evidence? It is very visible. It is everyone who comes out, or because you have to understand that I am an insider. I'm not an outsider. I travel with them. So every member, most at least around 30-40 MLAs and few ministers complain to me. This is what's happening, and we are tired of this. तो क्या आप इसके लिए कोई इंक्वायरी की मांग करते हैं? कोई सीबीआई की इंक्वायरी हो? I think government of India should come into action. They understand it. Government of India should come into action. आप तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी और जो चंद्रबाबू नायडू दोनों के समर्थन में आप सामने आए थे, हाँ। आप उनके एनडीए के लिए आपने कैंपेन किया था। जो इस तरह की चीज़ें अगर आपके नोटिस में आई हैं, तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहा? I have certain limitations because I'm not a member of parliament or any active, but I have my, because I fight for special category status because it's a constitutional, because it's a word given in the parliament and which without a capital,
राजधानी नहीं है अभी तक। आपने देख चुका है कई साल से जो कुछ भी चल रहा है जिस सिर्फ वही है। A lot of confusion between them, and they don't know when they are friends and when they are enemies for the last three and a half years. This is the problem to take it forward. If I go and say it, suddenly they become friends, and suddenly after 2-3 महीने के बाद अभी और एक बार suddenly they become enemies. So this is the problem to take it. How do we trust, and how do I take it forward? To whom I have to take it forward? This is the problem to take it to the Bharatiya Janata Party. And whatever is happening right now, it is because not even a single work is happening. And though they're assuming that it is happening, a lot of money had been spent, and those funds are not being taken any concrete development. A lot of jobs had been promised. So the problem here is, central government says certain money is coming here, which from different projects. Abhi Andhra Pradesh mein, like, the development is not being seen. So this is the reason why they are going for what we people are suffering in between enmity. पवन कल्याण साहब, एक बड़ा जो चंद्रबाबू नायडू और उनके टीम के लोग जो है इस समय बड़ा एक एलिगेशन लगा रहे हैं, या जो बात कह रहे हैं, कौन से क्या एलिगेशन? एलिगेशन नहीं कह सकते उसको, वो जो बात कह रहे हैं उनका कहना है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फेस की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, आप बीजेपी के फेस की तरह काम कर रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी पीछे से कुछ बीजेपी के लोगों का दिमाग है जो full outright it's a lie. It's a pure झूठ. Because there's no such thing as because in fact I was the one who is very much strong against BJP. Because I have the problem here is you talk an issue only सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ you take the stand only for the middle path. Just a day, 1 week before, Mr. Jagan Mohan Reddy ji says I am under the direction of the क्या बोल रहे आप दिमाग अभी चिड़ी पे दिमाग है के पीछे। अभी इफ आई गो अगेंस्ट चंद्रबाबू नायडू जी बोल रहे हैं अभी बीजेपी का दिमाग है, सिर्फ जनता की दिमाग है बस मेरे पीछे। क्या जो जनसेना है वो क्या अकेले ही जनता के बीच से होके चुनाव में जाने की प्लान है, या फिर किसी से अलायंस का भी कोई? अभी अलायंस की बात अभी मेरे मन में अभी नहीं है। मेरे मन में अभी सिर्फ अकेले जाने के लिए मैं तैयार हूँ। बीजेपी के साथ अलायंस का कोई? सिर्फ द प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ चलने के लिए भी एक 2015 में बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। अभी क्या हुआ, बीजेपी आंध्र प्रदेश जनता बीजेपी में ट्रस्ट इज नॉट देयर। अगर समय ऐसा आया और थोड़ा सा ट्रस्ट जनता में बीजेपी बना पाई तो फिर उस सूरत में क्या ये संभव है? सिर्फ स्पेक्युलेटिव बात है। अभी जो कुछ करना है करके दिखाना है, दिखाने के बाद अभी लोग की मन में क्या हो रहा है, अभी सपोर्ट करेंगे या नहीं, अभी देखना पड़ेगा, अभी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो आंध्र प्रदेश की राजनीति है वहाँ पर जनसेना कहाँ पर स्टैंड करती है? आपका मतलब आपको लोग क्यों चुने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ बड़ा फेस हैं, एक तरफ जगन मोहन रेड्डी हैं पॉलिटिक्स में, आप नए इसमें पॉलिटिक्स में आए हैं। 2009 में we handled a single, we contested as a single party, because my brother and we contested as a single party in 2009. So we gained around 18%, 24% in Andhra Pradesh and 18% overall including Telangana. So you have to understand we have the strength to contest as a single party. लेकिन बाद में वो कांग्रेस में चले गए। वो बाद में, बट लेकिन वोट बेस है ना, वो ऐसी है। आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे या कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे या किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये तय है? मैं तैयार हूँ। मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, और अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर चुनाव के समय में? चुनाव के समय में एक देखना पड़ेगा। अभी स्पेकुलेटिव की बात है, अभी जो कुछ भी ग्राउंड रियलिटी है, अभी मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि आप थोड़ा सॉफ्ट हैं बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर। सिर्फ मेरा एड्रेसिंग ऐसा होता है, आई गिव रेस्पेक्ट टू पीपल। सपोज इफ यू वांट टू एड्रेस एन इश्यू, फॉर मी आई फ्रेम माय कॉन्फ्लिक्ट एज पॉलिसी, नॉट एज individual to individual. It is the individual who formed the policy, and that policy is affecting us. That policy is not being implemented. So when I address only the policy, it looks very soft. So इसलिए
that's the reason why I might appear soft to BJP, because the problem is why it appears like that is, see, Narendra Modi, Pradhan Mantri Narendra Modi ji didn't promise special category status. It is done given by UPA, but the responsibility is on Pradhan Mantri Narendra Modi ji's hands. So he has to honor the word given in the parliament to let it happen or to get it executed or to get it implemented. And that's the reason, because I make it, for me what I say, it is a constitutional violation what's happening, and so that's how I frame my argument. So that's why I might look soft, I might appear soft, but deep down my approach towards is there is a constitutional violation and people won't trust anymore if you go back on your word. Maybe today it is because of special category status, tomorrow it will be something else if this becomes a precedent. So this is the stand which we have taken. लेकिन पवन कल्याण जी ये बताइए, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है जिसको लेके पूरा यहाँ सेंटिमेंट्स आंध्र प्रदेश में डेवलप हुआ इतना, ये सेंटिमेंट की बात नहीं है सर, सेंटिमेंट की बात नहीं, ये लाइक आवश्यकता है, लाइक इट इज अ नेसेसिटी. It is not, there is no sentiment here. Sentiment is something like, just for the sake of, it is not sentiment, it is for unemployment. It is for, there are 7 backward districts, like Bundelkhand की तरह. And sub-Saharan thing, आप एक बार योगेंद्र यादव जी की पूछिए, like even Yogendra Yadav ji had very extensively, he travelled in backward districts of, especially in Anantapur, it is there, exact like Bundelkhand. So people are ignoring it, because if you look at this part of coastal, it looks great. But the problem is the rest of the 7 districts are completely backward, they're dependent on funds. तो अगर स्पेशल स्टेटस का जो आप कह रहे हैं वो ज़रूरत है आंध्र प्रदेश की और बहुत ज़रूरत है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि स्पेशल स्टेटस टाइप का कुछ नहीं हो सकता है, पैकेज दे सकते हैं लेकिन स्पेशल स्टेटस जैसा कुछ नहीं होगा. आप अगर ये स्टैंड पे बीजेपी कायम रहती है, अब कुछ भी नेम लगाओ, अब कुछ भी नेम लगाओ, बट लेकिन अब फंड्स की ज़रूरत है, एक इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स का जरूरत अच्छा, स्पेशल स्टेटस अगर ना भी हो तो कुछ भी नेम लगाओ, अब एक डेफिनेट बात. बट व्हाट एवर इट इज, इन रिसेंटली वी फॉर्म जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमिटी. सो दिस आर द व्हाट वी वांटेड, दिस आर द रिक्वायरमेंट्स which you have promised, to fulfill those promises. Whatever name you want to put it, that's not a problem for us. But these are our problem, these are our requirements which we lost because of the lack of capital, and a lot of entire investment went back to, for all the decades of investment went into Hyderabad, not in rest of the area. It is not distributed in an equal manner. That's the problem. तो यही बात तो वो कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि हम पैकेज के तौर पे पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमको कोई समस्या. Because the problem is that I inquired about the package. It is like any other, like whatever regular, every state what they get normally in the devolution method, that's what it is. There is no extra which they are claiming. That is unacceptable for people who is representing Andhra Pradesh and Telangana, especially for Andhra Pradesh. I feel it is, I don't accept that argument. पवन जी, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम बस तुरंत वापस लौट आएंगे. पवन कल्याण हमारे साथ मौजूद हैं, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, यूं गए और यूं लौट के आ रहे हैं. आप बने रहिए, क्योंकि अब आगे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में, क्योंकि पवन कल्याण जो हैं वो दोनों तेलुगु स्टेटों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है, और हमारे साथ मौजूद हैं पवन कल्याण, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वहाँ की राजनीति में, आने वाले चुनाव में. पवन कल्याण जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका. तेलंगाना की बात अगर करें हम, तो तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनका कहना है कि वो अलग एक थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, ना वो कांग्रेस होगी ना बीजेपी के साथ जाना चाहते, माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी. क्या आप कोई इस तरह का गठबंधन उनके साथ सोचते हैं या देखते हैं कि इस तरह का एक कोई थर्ड फ्रंट टाइप की चीज़ क्रिएट होने की ज़रूरत है देश में? आई थिंक बिल्कुल ज़रूरत है, थर्ड फ्रंट का ज़रूरत है. वेयर इज़ द नीड फॉर थर्ड फ्रंट इज़, इफ़ यू लुक एट ओनली द बाइफर्केशन प्रोसेस, विभाजन 2014 में, बिकॉज both UPA and NDA, they have one line of thinking. All the parties, though like अलग-अलग पार्टियाँ, लेकिन दोनों like एक one line of thinking.
And from both the parties, there is, see today, because of UPA, Andhra Pradesh got separated. UPA promised something for special category status. Okay, today we want to go and support, we went for NDA headed by BJP and they didn't support us. Today still the issues is happening. Though Chandrababu Naidu ji is, in a way, he's fighting and everything, but there is a violation of, constitutional violation is there from the central government of India side. Without a fault, there is a 100%, there is a violation is there, and which they haven't fulfilled. So normally the mindset of every politician, even including Telangana or leaders of Telangana or leaders of Andhra Pradesh, normally we will look at if the two national parties are not hearing to us, then whom do we approach? And like this, entire India, Bharat, like I said, we have a lot of people like who are thinking. So we definitely will think of why can't we create an option? That's the reason why a third option came. That's why Third Front emerged in the hearts of people. And also, in 2014, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया, लेकिन there is going to be a lot of unrest in southern India because of the devolution method, because of the taxation method. There is in future, because we have to understand sub-regional issues. Because you have to understand Andhra Pradesh and Telangana fought because of fund allocation, fund mismanagement and allocation, more for one side. There is a problem. That's the reason both of the states got separated. Imagine the same thing happens to different parts of southern India and one part of rest of the states of northern part or Vidarbha, above Vidarbha. And definitely it is going to create a lot of unrest, and this might create a social unrest, and also it might cause integrity issue of the country. And this is what I had conveyed to Honorable Pradhan Mantri ji before he became the Prime Minister. And these are the very serious issues as a country all of us should sit, because both the national parties are not able to understand the diversity of our culture. अभी कुछ में like in each country, each state एक अलग-अलग diversity है. I mean, different culture is there. So which we're not able to understand as the population is growing. And there's a lot of requirements and a lot of special interest should be taken. The national parties are not able to understand what the regional interests are, what the regional needs are, because that's where they're lacking. That's the reason definitely a regional party groups will head the third. So if center both the parties are not taking care of these regional aspects, तो क्या आपको लगता है कि then you prefer to go to the third front, आप KCR के साथ या कुछ इस तरह का third front बनाने की दिशा में, would you like to join hands with them? अभी थोड़ा like this is quite an early talk right now to say it. Definitely I am for the third front without a doubt. And definitely because it is needed for the country, because when the national parties don't listen to the pain of power, and also the problem, and only this third front will succeed. Only the fundamental requirement is any regional party which emerges, only think region in the priority is region, but that should be the priority, but the outlook should be entire India. So they have to, though you are from Andhra Pradesh, though you are from Tamil Nadu or Karnataka, vice versa from West Bengal, anywhere, but you have to see even the national perspective. So if they apply the national perspective, if they take the essence of the national perspective into their regional interests, I think that will be a very formidable force. तो पवन जी, आपकी जब KCR ने जब अनाउंस किया कि वो थर्ड फ्रंट की जैसा कुछ फॉर्म करने की, उसके बाद हमारी जानकारी है कि आपकी उनसे बातचीत भी हुई, क्या बातचीत हुई उसमें, क्या? नहीं, मैं बातचीत नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको मदद किया. लेकिन ऐसे थर्ड फ्रंट इज़ अ गुड आइडिया, एंड डेफिनेटली आई थिंक वी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स वेरी हेल्थी थर्ड फ्रंट, बिकॉज व्हेन जस्टिस इज़ नॉट बीइंग डन, अभी जो कुछ में रीजनल पार्टी का पूछ रहे हैं अभी नहीं मिल रहा है दोनों नेशनल पार्टी से. सो क्या करने का अभी थर्ड फ्रंट. उन्होंने केसीआर ने आपको इनवाइट किया कि ज्वाइन आप इसको? अभी तक ये बात नहीं हुआ, अभी तक अभी होने के टाइम अभी तक नहीं आ गया, अभी आने के बाद नहीं हुआ. क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह का कोई थर्ड फ्रंट क्रिएट होगा तो जो एंटी बीजेपी टाइप का वेव चलाने का कांग्रेस कोशिश कर रही है और लोगों को यूनाइट करने जा रही है, वो कहीं ना कहीं अभी कोई एंटी बीजेपी का नहीं है. देयर आर टू डिफरेंट इश्यूज सर. द प्रॉब्लम इज बोथ द नेशनल पार्टीज आर नॉट अटेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पार्टीज, बिकॉज देयर एंटायर फोकस इज ऑन फ्रॉम द Delhi centric.
only from the Delhi centric they are looking at the entire country, but you have to understand the regional centric. You have to understand the entire national, the way it should be, vice versa. I want the regional parties to have a national perspective and get things done. At the same time, the national parties, we understand the issues at a global level and everything, and also they have to minimize. You have to expand your understanding towards the regions, which is lacking in both national, both in Congress and BJP. लेकिन फिर ऐसे कौन से पार्टीज हैं जो आप देखते हैं जो बीजेपी माइनस बीजेपी और माइनस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे? केसीआर ने खुद को अनाउंस किया, अभी आपको और कौन से लगता है कि अभी साउथ के बारे में पूछ रहे हैं, अभी सिर्फ साउथ के बारे में? और see, all the south parties are not pro BJP. You have to understand this. They are very independent parties. आपकी किसी से बातचीत हुई है इस सिलसिले में या इस सिलसिले में about other parties, other South Indian parties? नहीं, अभी तक नहीं. अभी तक शुरू नहीं हुआ. क्या आप इस दिशा में कुछ बातचीत करना शुरू करेंगे? क्या केसीआर पहले टीआरएस जी चंद्रशेखर जी को थोड़ा वो डिस्कशन ओपन करना है, अभी तक नहीं हुआ. ममता बनर्जी से भी उनकी कुछ बातचीत हुई और मतलब इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रेचर, कोई मतलब इसका फॉर्म कैसा होगा वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया. ये आपका कहना है कि मतलब केसीआर थोड़ा ऑर्गेनिक अभी लाइक इतने जल्दी से लाइक क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा. हमारे साथ मौजूद हैं पवन कल्याण साहब, जो पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूरे देश में जो राजनीति इस समय आंध्र प्रदेश सेंट्रिक राजनीति उस पर फोकस आ गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं. ये चर्चा बहुत दिलचस्प है और ये जारी रहेगी. आप बस हम बने रहिए हमारे साथ. हम गए ब्रेक पे और अभी लौट कर आ रहे हैं. बने रहिए. आपका एक बार फिर से हमारे साथ स्वागत है. हमारे साथ मौजूद है पवन कल्याण और उनसे पूछ लेते हैं कि जो उनकी पार्टी है उस पार्टी को लेके, क्योंकि वो बात कर रहे हैं लगातार कुछ एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की, किस तरह की डिफरेंट पॉलिटिक्स? डिफरेंट पॉलिटिक्स नहीं, जनता की पॉलिटिक्स, सिर्फ जनता के डेवलपमेंट के लिए. अभी तक मैनिफेस्टो में जो कुछ वट एवर दे से इन द मैनिफेस्टो, इवेंचुअली इट इज नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड इन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल फॉर TDP, they promised something like for fishermen community that they will put them into ST, scheduled tribes, which is highly impossible in a given situation. So what happens is, the ground reality, the fishermen community and the scheduled tribes are fighting at the ground level. So these are the false promises, which unfulfilled promises which cannot be fulfilled, and then they're doing it. And the result is people are fighting there, and it is causing a lot of disturbance at a grassroots level. So my fight is, you put something in your manifesto which is workable, which you can deliverable, but not something like which for the sake of votes, if you do it, it is creating a lot of unrest in the community. These are the things which, and also the basic primary health care, that is not good. Basic water, basic sanitation. If you see in Guntur, एक हफ्ते के like at 5 days back, and around more than 20 people died. More than 20 people, and there is still the situation will get worse as the rainy season comes. A lot of sanitation work is going on, which is in an incomplete manner. They're not taking enough precautions. So for us, Janasena is fighting for the very basic issues of healthy drinking water and basic sanitation, and also the basic employment, which has got a great opportunity to create a lot of employment. Somehow, the political parties are very much interested in retaining their own power, but not doing enough for the people which they're supposed to do. So that's where Janasena comes into action, which we will take forward, and which we will fight for the rights of people, and which will give the right development and it needed for the people. That's all. You said that Chandrababu Naidu is not delivering. Whatever he had promised, he had not delivered in Andhra Pradesh. What about in Telangana? KCR ने deliver किया क्या? Because Telangana has got an advantage.
because they have a surplus funds because of the major revenue source is with Telangana and with Hyderabad. So they have definitely more bigger funds, more larger funds. So definitely the growth, even the basic salary and everything. Even tomorrow one strike is there about Anganwadi teachers, and they are fighting for 10,000 here, like the way Telangana. But here the state government is giving only 5,000. Sirf 5,000. So they are fighting for like Telangana give us 10,000. And they don't have that funds here, and somehow their funds are being, I don't know, whatever mismanaged or whatever, whichever way we call it as. So these are the issues you understand. So Telangana has a lot of surplus. If you look at the Telangana budget, it has got a more surplus budget because of they have a good revenue source there. That's the reason. अब मैं आपसे 2-3 सीधे सवाल कर लेता हूँ। 10 में से अगर नंबर देने हैं तो चंद्रबाबू नायडू कितने नंबर देते हैं आप? Out of 10. Somehow in my figure right now, what I had expected out of him, out of 10, how much mark? No, right now, what if I look at it? Otherwise, if it is 2.5, that's it. फेल है। अच्छा, KCR जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, Telangana it is around 5 to 6. It's good. 5 to 6 फर्स्ट डिवीजन मार्क्स वो भी नहीं ले Because I'm not a teacher. I'm not a mathematics teacher. नहीं है। प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए मैं तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में आपका क्या वो है, क्या गवर्नमेंट अप टू द मार्क रही है या? No. See, I have a lot of hope on Narendra Modi ji, and he has taken quite adventurous calls, and which would give a great stimulus for the economy, and that's why also somewhere. See, the way we looked at Narendra Modi ji is a man, he is not a politician, we look at him as a political leader. But somehow, what we had looked at him and what happened here, I think BJP was, we expected a great leadership, but something it got entangled in politics. Sirf Rajniti mein, like, you know, पास हैं? I'm okay, but it is for me it is, I can't say the marks or something. It is, for me, I'm disappointed. That's all I can say. I'm quite disappointed. बहुत बहुत धन्यवाद पवन कल्याण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पवन कल्याण, जनसेना के प्रेसिडेंट हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर जनसेना उभरेगी, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।